हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। क्लास, इससे पहले हमने बात की थी ड्रग्स के बारे में और हमने जाना था कि जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है यानी प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा किस एज में देखने को मिलता है। इसमें आपने एडोलेसेंस के बारे में जाना था, जिसमें आपने जाना कि जो एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 12 to 18 होती है, जिसे हम टीनेज एज भी कहते हैं। तो इससे आगे का जो सेशन है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास, कल हमने बात की थी एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज। एडोलेसेंस को मैंने आपको बताया था कि जो एडोलेसेंस होती है वो कौन सी एज होती है, द एज बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, यानी कि जिसे आप टीन एज भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग एब्यूज होता है यानी जो ड्रग्स के जो दुष्प्रभाव हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि इस एज के जो बच्चे होते हैं यानी जो टीनेज के जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा जो ड्रग एब्यूज देखने को मिलता है वो यहीं पे देखने को मिलता है। इसके कल हमने बहुत सारे रीज़न पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो बच्चा होता है उसे लगने लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो बड़ा हो गया है और अब वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही जो हमने देखा था कि जो टीनेज के जो पीरियड होता है इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फिजिकल चेंजेस हो गए, मेंटली जो चेंजेस होते हैं, केमिकल जो चेंजेस होते हैं, सारे ही यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब हमने पढ़ा था, जब आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारे ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फिजिकल चेंजेस भी लाते हैं, इंटरनल भी लाएंगे और एक्सटर्नल चेंजेस भी लाएंगे, जिससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इस स्टेज में जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो इमोशनल होते हैं, यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि इस एज में जैसे कोई टीनेज है, उसे यदि डांट दिया जाए या किसी और लोगों के सामने उसे डांट दिया जाए, चाहे उसके पेरेंट्स ही उसे डांट रहे हैं, पर अगर कहीं बाहर पे उसे डांटे तो वहाँ पे क्या होगा, उसे वो चीज़ बहुत हर्ट करेगी। यानी कि यहाँ पे क्या बहुत इमोशनली वीक हो जाता है। वीक कहें या सेंसिटिव कहें, वीक कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे उसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, हर्ट करने लगती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट, जैसे कि उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है, वो बड़ा हो चुका है और अब उसे कोई ऐसे नहीं डांट सकता या कोई उसे नहीं कुछ कह सकता है। लेकिन हमने देखा था कि कूल बनने के लिए, यानी कि कूल क्या, आपने कोई मूवी देखी और कोई मूवी में आपने देखा कि कोई स्मोक कर रहा है, आपने देखा कि कोई हीरो है और वो स्मोक कर रहा है। अब आपको क्या लगा कि ये बहुत कूल है, यानी बहुत अच्छा है, और आप क्या करते हैं, आप उसी को क्या करते हैं, इनेट करने लगते हैं, आप उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आप यानी जो भी बच्चा इस एज में आता है और जिसे भी वो जो कैरेक्टर होता है, अगर उसे वो कैरेक्टर अच्छा लगा तो वो क्या करते हैं, उसे तो उसी की नकल करने लगता है। तो दूसरा क्या था कि कूल बनने के लिए। नेक्स्ट है कि जो फैमिली प्रेशर आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैमिली प्रेशर होता है, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो क्या करते हैं, वो ड्रग अब्यूज करके, ये ड्रग्स का यूज करके इन सारी कंडीशन से भाग सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एस्केप करते हैं कंडीशन से। और नेक्स्ट जो आता है जैसे फेलियर से बचने के लिए, जैसे कि कोई अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है या फिर वो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इस रीज़न से भी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ड्रग्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूरोसिटी, यानी कि इस एज में क्या होता है, बहुत क्यूरोसिटी होती है। जैसे कि अगर देखें तो कुछ जो बच्चे होते हैं इस एज में उन्हें बहुत बाइक का बहुत शौक होता है, आप देखते हैं कि वो बाइक को इतनी लापरवाही से चलाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग चीज़ों में क्यूरोसिटी हो सकती है। किसी की पढ़ने में क्यूरोसिटी है, वो तो एक अच्छी बात है, बट कोई क्या करता है, कोई नई नई चीज़ों को यूज़ करना चाहता है, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली देखना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि उन्होंने देखा अच्छा ड्रग्स को लेके ये होता है, सुपर एक्साइटमेंट होती है या इमेजिनेशन होता है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा सोचेगा कि चलो एक बारी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ऐसा जो होता है कि यहाँ पे क्यूरोसिटी इस एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा कि जो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है कि आप अपने जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसे क्या है, जिसे ड्रग्स की लत लग गई है, वो ड्रग्स का आदी है या फिर वो स्मोक करता है, और वो भी आपको कहे कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आता है। और वो ऐसे भी आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि तू तो बच्चा ही है, यानी कि
अगर तू स्मोक नहीं कर रहा है इसका मतलब तो अभी तक बड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये पीयर प्रेशर है। और फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो बच्चा है उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ तो मैं छोटा ही हूँ। बट इसके जो प्रभाव है, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो क्या होते हैं आगे देखने को मिलते हैं। तो ये आपने देखा कि जो एडोलसेंस वाली जो एज होती है उसमें ड्रग्स अब्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज में सबसे पहला जो वर्ड आता है एडिक्शन। एडिक्शन को हमने क्या कहा था, एडिक्शन इज द अटैचमेंट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी कि जो एडिक्शन होता है, जो लत होती है, जो आदत होती है, वो क्या होती है ब्रेन से अटैच्ड होती है। यानी कि इसका संबंध किससे होगा, ब्रेन से होगा, ब्रेन से अटैच्ड होगा। तो जैसे कि जो एडिक्शन होता है, जैसे आप अपने घरों में देखते हैं हमारे जो बड़े होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो वो भी क्या है, वो भी चाय के एडिक्टेड है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है उससे अटैच्ड हो जाता है। तो एडिक्शन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति क्या होता है कि जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने यूफोरिया पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में अगर हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स का क्या है, किसी ने एक बार ड्रग्स को लिया उसे क्या फील हुआ, यूफोरिया हुआ। यूफोरिया की कंडीशन क्या होती है, वो सुपर एक्साइटेड होता है, उससे वो बहुत खुश रहने लगता है, उसे लगता है कि सब कुछ दुनिया में बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या हुआ कि ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसने लिया तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था, यहाँ पे वो एडिक्टेड नहीं है। तो जब उसने देखा कि इसे ड्रग्स को कंज्यूम करके क्या हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो उसने एक बार कंज्यूम किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने 2 बार कंज्यूम किया। और जब वो बार बार उसे कंज्यूम करने लगा या फिर बार बार उसे लेने लगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिक्शन। ये क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन यानी उसके बाद क्या हुआ कि चाहे उसे यूफोरिया यानी चाहे उसे बहुत खुशी की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसे ये नहीं कि उसे सुपर एक्साइटेड होना है, चाहे उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बट फिर भी क्या होगा कि उसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल मेक द बॉडी यूज टू इट एंड इंक्रीज टॉलरेंस। अब क्या आ गया एक नया वर्ड, इंक्रीज टॉलरेंस लेवल आ गया। यानी क्या हुआ, पहले जो एडिक्शन हुआ, एडिक्शन से इससे पहले क्या हो गया कि डिपेंडेंस हो गई, यानी वो डिपेंड हो जाता है किस पे, ड्रग्स पे। यानी पहले क्या हुआ, पहले ड्रग्स को लिया गया और ड्रग्स को लेके क्या हुआ, एडिक्शन हुआ। एडिक्शन हुआ, एडिक्शन को होके क्या हुआ, वो उस पर डिपेंड हो गया, उस पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। अब डिपेंड होके क्या हुआ कि उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ गई, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी है कि ये क्या हो रही है, इसकी टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो जाती है। अब टॉलरेंस पावर क्या होती है, टॉलरेंस पावर क्या होती है कि जैसे कि पहले क्या हुआ कि पहले ये हम चाय के एग्जांपल से लेते हैं। पहले किसी को 1 कप चाय एक दिन में इनफ थी, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ 1 कप चाय पीता था। धीरे धीरे क्या हुआ, 1 कप चाय से उसका काम नहीं बनता, अब उसे 2 कप, 3 कप और 4 कप चाहिए होते हैं। ऐसा ही सेम ड्रग्स है कि पहले तो उसे एक ही डोज में हो जाता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस डोज ने अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया। यानी जो यूफोरिया की फीलिंग उसे एक डोज में आ रही थी, अब उसे वो फीलिंग 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके क्या होगा, उसका जो टॉलरेंस होगा, यानी कि टॉलरेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके रिजल्ट से क्या होता है, एज अ रिजल्ट हाई डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू गेट यूफोरिया। यानी कि अब क्या होगा, आप उसे क्या होगा कि बहुत ज्यादा डोज की जरूरत होगी, यानी कि इसे हाई डोज की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या होता है कि ये साइकिल जब अगर कंटिन्यूसली बनी रहती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे एडिक्शन कहते हैं। यानी कि एडिक्शन क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बिना नहीं रह सकता है, तो एडिक्शन में क्या होता है कि एडिक्शन में अगर जैसे किसी को, जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है, उसने ड्रग्स लेना नहीं लिया, उसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया, सडनली बंद कर दिया, यानी कि उसने क्या कि इमीडिएटली कुछ भी नहीं लिया, तो उसे क्या होता है कि बहुत घबराहट होने लगती है। यानी विड्रॉल सिंड्रोम से इसमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, उसे बहुत बेचैनी होने लगेगी, बहुत घबराहट होने लगेगी, कभी उसे बहुत ठंडा लगता है तो कभी उसे बहुत गर्म लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने संजू मूवी देखी होगी। संजू मूवी में आपने देखा था कि वो क्या था, ड्रग एडिक्टेड था, और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने सडनली छोड़ दिया तो आप देखेंगे वो जो सिम्टम्स थे, वो जो सिंड्रोम देखने को मिल रहे थे, उसे ही क्या कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं।
इसीलिए इट इज वाइज टू स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। इसीलिए क्या होता है कि ड्रग से और ड्रग एडिक्शन से दूर रहना ही किफ़ायती है, क्योंकि ये न सिर्फ इतना ही नहीं करता है, सिर्फ ये नहीं कि आपको घबराहट होती है या फिर ठंडा गर्म फील होता है, ये बहुत सारी क्या होता है डिजीज को भी कॉज कर सकता है, जैसे कि आपकी किडनी और आपका लीवर भी फेल हो सकता है। यहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वेटिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और शिवरिंग आपको फील आएगा। तो ये तो क्या है, ये प्राइमरी आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्या होता है डिजीज हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लीवर फेल हो जाता है और किडनी फेल हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आप जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पागलों जैसी स्थिति यहाँ पे आ जाती है। तो ये तो था अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज की। अब हमने देखा कि ड्रग्स क्या होते हैं, हमने देखा कि ड्रग्स के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो एडोलसेंस में देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं ये भी हमने जाना। अब जानते हैं कि जो अल्कोहल है उसकी क्या क्या इफेक्ट है। इसमें सबसे पहला आता है इमीडिएट फिजिकल इफेक्ट माइट रिजल्ट इन एक्सट्रीम रफ बिहेवियर। सबसे पहले क्या होगा, बिहेवियर है बहुत रफ बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि बहुत अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा। और क्या होता है, हाउएवर वेरी हाई डोज माइट लेड टू डेथ इन एक्सट्रीम केसेस। और क्या होता है कि यदि क्या होता है हाई डोज लिए जाए और कंटिन्यूसली लिए जाए तो डेथ भी हो सकती है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो आपका नहीं, जो भी व्यक्ति क्या है ड्रग एडिक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो तो उसका रफ बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि वो बहुत अजीब सा बिहेव करेगा और लोगों से कटने लगेगा, यानी कि उसे बिना बात के गुस्सा आने लगेगा, बिना बात के उसे झुंझलाहट सी फील होगी। और क्या होता है कि अगर वो कंटिन्यूसली ड्रग्स को लेता रहता है तो एक टाइम पे क्या होगा कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो आपने जाना कि जो ड्रग्स होते हैं और जो ड्रग्स एडिक्शन होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है, कि उसमें जो लास्ट जो स्टेज आती है वो डेथ की स्टेज आती है। तो सेकंड देखेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज कॉमनली बिकम डल। यानी कि जो भी पर्सन क्या हो रहा है ड्रग एडिक्शन से सफर कर रहा है, जो ड्रग्स ले रहा है, एक तो बहुत डल होगा, आप देखेंगे वो बहुत कमजोर सा लगेगा और उसमें आपको एनर्जी नहीं दिखेगी। अब आप कहेंगे कि हमने तो जब पढ़ा था कि ड्रग्स लेते हैं तो हाईली एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है जो नर्वस सिस्टम है, यूफोरिया हो जाता है। ये क्या होता है, ये तब तक रहता है जब तक ड्रग का इफेक्ट है। ड्रग का इफेक्ट है तो वहाँ पे क्या होता है कि इंसान अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है, यानी कि वो अनकॉन्शियस रहता है और वो बहुत क्या होता है उस टाइम पे एनर्जेटिक दिखाई देगा। बट जैसे ही ड्रग्स का जो असर है वो खत्म होगा तो वो बहुत डल दिखेगा, बहुत कमजोर दिखेगा, ऐसा फील होगा कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एंटी सोशल हो जाएगा, यानी कि वो क्या है समाज से कटने लगेगा, क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान है वो ड्रग्स में रहेगा। जब वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है, जब वो ड्रग्स को ले रहा है, जब तक उसका इफेक्ट है वो अपनी ही धुन में, अपने ही नशे में रहता है, क्योंकि ना उसे किसी की ज़रूरत है और ना वो किसी से संपर्क रखने लगता है। तो नेक्स्ट डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। अब जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम समाज से कटने लगते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने घर से कटने लगते हैं, तो हम अकेले पढ़ने लगते हैं। अकेले पढ़ के क्या होता है, फिर डिप्रेशन की फीलिंग आती है, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टायर्ड फील होगा और एग्रेसिव होगा। ये तो क्या टायर्ड होगा, जब क्या होते हैं, जब उसने डोज लिया तब तो बहुत सुपर एक्साइटेड है, बट जैसे उसका डोज खत्म हो, जैसे उसका इफेक्ट कम हो, टायर्ड होने लगेगा और बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होने लगेगा। इसी एग्रेसिव बिहेवियर के कारण तो एंटी सोशल होने लगता है, क्योंकि लोग भी क्या है उससे दूर रहने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि लोग, जैसे कि मैंने कहा था कि लोग डरने लगते हैं कि यानी ये क्या है, ये पागलों जैसी स्थिति यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे यही होता है कि अगर इसका जो क्या कंटिन्यूसली इसका सेवन किया जाए या ड्रग्स कंटिन्यूसली लिए जाएं तो ये इन्फेक्शियस डिजीज को भी कॉज करता है। आप कैसे करते हैं, जब हमने ड्रग्स की बात की थी तो जब हमने एड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है तो उसने क्या क्या किया कि वो जैसे किसी ऐसे ग्रुप में है कि जहाँ सारे ड्रग्स लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी एक को एड्स की प्रॉब्लम है, एड्स की बीमारी है, उसी इंसान ने क्या किया ड्रग्स लिया उसी नीडल से, और किसी हेल्दी इंसान ने भी उसी नीडल से ड्रग्स ले लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे जो एड्स का जो वायरस है वो क्या हुआ, उन्होंने शेयर कर लिया और उसमें एड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज भी शेयर होती है, क्योंकि
अब जो इंसान ड्रग्स ले रहा है, तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि जो इंसान ड्रग्स लेता है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी आप उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों में एहतियात बरतेगा। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट आप देखेंगे अल्कोहल यूज अल्टीमेटली लीड टू द फेलियर ऑफ ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड किडनी। अब आपने देखा होगा कि लिवर एंड किडनी जो हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो लीवर क्या होता है कि लीवर जो भी जो ड्रग्स होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे हम जो मेडिसिन लेते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई कौन करता है, लीवर करता है। किडनी भी क्या है, किडनी भी हमारे जो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया या स्मोक हो गया, इनसे क्या होती हैं, हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये आपने देखा कि जो अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये तो हमने देखा कि इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो अब आएगा कि जो इसके जो कंट्रोल है, इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है कि अवॉइड पीयर प्रेशर, यानी कि जब हमने कहा था जैसे यहाँ की जो शुरुआत होती है, यानी नशे की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, आपके पीयर ग्रुप से होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके ग्रुप में अगर कोई नशा कर रहा है तो आप उसे या तो इंस्पायर नहीं होंगे या फिर उसके प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि आपने क्या करना है, आप उसे समझाएंगे। अगर वो नहीं समझता है तो आप उसके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा कि जो ड्रग्स की शुरुआत होती है उसका जो लास्ट होता है, उसका जो एंड होता है वो डेथ होती है, या फिर क्या होता है कि पागल जैसी स्थिति में इंसान आने लगता है। तो अगर आप अच्छे फ्रेंड होंगे तो आप क्या करेंगे, उसे समझाएंगे, और वो नहीं समझता है तो क्या करेंगे, उसके घर वालों को बताएंगे। तो सबसे पहले आपने पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर कोई इंसान ड्रग्स के लत में पड़ गया है तो उसे क्या करेंगे, उसे समझाएंगे, उसके जो दुष्प्रभाव को बताएंगे और उसकी काउंसलिंग लेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा कि उसे समझ आने लगेगा कि जो वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है कि प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जहाँ पे जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेज में जो गेम्स वगैरह होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उससे क्या होता है कि जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। ध्यान मतलब कि वो जो पूरी एनर्जी होती है वहाँ पे लग जाती है, इंसान का थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो ये भी क्या होता है कि जैसे कोई इनिशियल स्टेज पे है तो अपनी जो आदत है उसे छोड़ सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है या कोई इंसान है, उसे ड्रग्स की लत लग गई है, तो वो क्या कर सकता है, किसी ऐसे इंसान से हेल्प ले सकता है, जैसे कि वो स्कूल में है तो अपने पेरेंट्स से, या फिर क्या करेगा, अपने टीचर से अपनी बात को शेयर कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और क्योंकि तब तक किसी को पता ही नहीं होगा, पता तब चलेगा जब जो ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन है वो इस लेवल पे आ जाएगा कि फिर क्या होता है कि उसकी हेल्प करना मुश्किल हो जाता है। यानी कहते हैं कि जब टाइम निकल जाता है तब क्या होता है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो इससे पहले ही अगर किसी को जैसे फील हो गया है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने जो भी पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनसे मदद ले सकता है। फिर इसका अगर किसी को जैसे समझ नहीं आ रहा है, जैसे हमने कहा कि कोई ड्रग्स ले रहा है और वो सामान्यतः दिख रहा है, तो और उसे ये लग रहा है कि जो ड्रग्स है या स्मोक है इससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, यानी डेंजर साइन के लिए वो देख सकता है। डेंजर साइन को कैसे देखेगा, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी का एग्जामिनेशन करेगा, अपनी बॉडी को वो देखेगा कि कैसे वर्क कर रही है। जैसे कि क्या हुआ, कोई ड्रग एडिक्टेड है या कोई स्मोक बहुत ज़्यादा करता है, आप उसे कहेंगे कि आप रनिंग करके देखिए, तो वो देखेगा कि वो रनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा सांसें फूलने लगेंगी, उसके पैर कांपने लगेंगे। तो इससे उसे फील आएगा, उसे पता चलेगा कि उसकी जो बॉडी है वो कितनी वीक और कमज़ोर हो चुकी है ड्यू टू द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इस लेवल पे पहुंच गया है कि इन सारी चीज़ों से क्या होता है, उसे फ़ायदा नहीं मिल सकता है, या फिर वो इन सारी मेथड को यूज़ करके भी ड्रग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो उसकी फिर क्या होता है, प्रोफेशनल हेल्प ली जाती है, या मेडिसिनल या मेडिकल हेल्प वो ले सकता है। यानी कि फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं तो उसके डोज कम करते हैं धीरे 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 करके, और एट लास्ट क्या होता है कि वो अपनी आदतों को छोड़ सकता है।
तो यहाँ पे आपने जाना कि जो ड्रग्स होते हैं यदि हम एज अ मेडिसिन लेते हैं और वो भी कब, जब डॉक्टर हमें देता है, तो हमें कैसे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, और यदि हम इसे खुद से लेने लगे तो फिर क्या होता है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ में हमने जाना कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये टीनेज एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मज़े मज़े में यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने इसके प्रभाव भी देखे, आपने देखा कि यहाँ पे डेथ भी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और क्या है कि पागलों जैसी स्थिति भी हो सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंटी सोशल इंसान होने लगता है, लोगों से कटने लगता है, लोग आपसे भागने लगते हैं और आपके साथ ना बात करना चाहते हैं और ना रहना चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि इसकी क्या क्या प्रभाव हैं और आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही इस चैप्टर के जो हमारे सारे जो टॉपिक हैं वो कवर होते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा या फिर जो भी आपकी क्वेरी होगी वो क्लियर होती जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, यानी ये बता रहा है कि जो एड्स होता है वो HIV के द्वारा कॉज होता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कि क्वेश्चन आपको दो इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहली जो एड्स होती है वो HIV के थ्रू कॉज होती है। दूसरा ये बता रहा है कि जो HIV होता है उसका ट्रांसमिशन होता है, यानी वो क्या होती है, संक्रमित होती है। वो क्या होती है, संक्रमित होती है, यानी संक्रमित ये बीमारी है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो मोड है जो HIV ट्रांसमिशन का नहीं है, यानी कि जो HIV क्या होता है, फैलता नहीं है, कौन सी जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसके द्वारा HIV फैलता नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, सेकेंड है शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, थर्ड है शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, फोर्थ है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो आंसर्स ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, वो है सी, यानी कि शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये क्या बता रहा है कि जो कंटामिनेटेड ब्लड होता है, यानी इन्फेक्टेड ब्लड होता है, उसको ट्रांसफर करके या उसकी शेयरिंग करके भी क्या होती है, HIV वायरस क्या होता है, फैलता है। और इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी क्या होता है कि HIV वायरस फैलता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने नीडल को यूज़ किया और उसी नीडल को किसी दूसरे इंसान ने यूज़ कर लिया जो कि हेल्दी था, तो उसमें क्या होगा, HIV वायरस उसमें पास हो जाएगा। थर्ड है कि शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो आपको बताया गया था जो HIV वायरस होता है वो ह्यूमन फ्लूइड में होता है, और कौन कौन से फ्लूइड में होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, वेजाइनल सिक्रीशन हो गया और सीमेन हो गया। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि लार में भी, यानी सलाइवा में भी बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, HIV वायरस होते हैं, बट किसी के जूठा खाने से HIV वायरस फैलता नहीं है। यानी किसी के सलाइवा, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके सलाइवा का 3 से 4 कप पीने से ही क्या होगा, HIV वायरस फैलने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी का जूठे खाने से जो वायरस है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो और डी क्या था, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो फोर्थ है, ये सबसे बड़ा रीजन है किसका, कि जो HIV वायरस के फैलने का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस विधि के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा HIV वायरस ट्रांसफर नहीं होता है वो है सी, यानी कि शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो है स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यानी कि स्मैक एक ड्रग है जो कहाँ से प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनिफेरस, लीव्स ऑफ कैनाबिस, सलाइवा, सटाइवा था ये, एंड सी है फ्लावर ऑफ धतूरा, डी है फ्रूट ऑफ एरेथ्रोजाइला कोका। तो इसमें से आपको बताना है, पहले तो स्मैक का जो दूसरा नाम है वो आपको बताना है। स्मैक का दूसरा नाम आपको बताया गया था हीरोइन, यानी हीरोइन को ही स्मैक कहते हैं। और स्मैक कहाँ से प्राप्त होता है, लेटेक्स ऑफ पेपर
सोमनीफेरम, यानी कि ए इसका क्या है, इसका ए आंसर है। तो आप अपनी कॉपी में दोनों क्वेश्चन और उसके आंसर को नोट करेंगे। तो आपने देखा जो हीरोइन यानी स्मैक्स होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है पैपेवर सोमनीफेरम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आता है वो है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेल होती है, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ सेल्स इन अ वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है दैट कैन प्रोटेक्ट द अदर सेल, जो कि अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। तो उनमें से ये कौन सा है? ए आपके पास है सेरोटोनिन, तो इसका जो आंसर है आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज सी यानी इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इनमें क्या है कि जो क्या करता है कि फर्दर इन्फेक्शन से आप जो सेल्स होती है उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है वो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। यानी कि आपको बतानी है कि एंटीबॉडीज का नाम बताना है कि जो न्यू बॉर्न को क्या करता है, न्यू बॉर्न को प्रोटेक्ट करता है कुछ सर्टेन डिजीज से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें है IgG, IgA, IgD, IgE। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बी, यानी IgA टाइप जो एंटीबॉडीज होती है वो न्यू बॉर्न बेबी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आता है वो आता है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। यानी कि आपको बताना है कि जो टोबैको में कौन सा कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप पढ़ेंगे और अपने आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास आंसर आया वो आया ए, यानी निकोटीन। यानी निकोटीन ही क्या किस में होता है, टबैको में होता है। तो टोबैको में जो निकोटीन होता है वो क्या करता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को स्टिमुलेट करता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। यानी कि इसमें से लिम्फॉइड टिश्यू कौन सा नहीं है। तो लिम्फॉइड टिश्यू कौन होंगे, जो लिम्फ ऑर्गन में जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसे लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। पहला आपके पास है स्प्लीन, नेक्स्ट है टॉन्सिल, थर्ड है पेनक्रियाज एंड डी है थाइमस। तो स्प्लीन तो क्या है, स्प्लीन हमने देखा था कि स्प्लीन में स्टोरेज हो रहा था, जो भी हमारा जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स थी वहां पे स्टोर हो रही थी। टॉन्सिल्स क्या हो रहे थे, टॉन्सिल्स भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड, और थाइमस में क्या हो रहा था, थाइमस में किसकी जो टी सेल्स हो रही थी वो वहां पे मेच्योर हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचता है वो होता है सी, यानी हमारा जो आंसर है वो है सी। तो सी क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है या लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। लिम्फॉइड टिश्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू से यहाँ पे मतलब है लिम्फॉइड ऑर्गन। और लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपने क्या पढ़े थे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा था, बोन मैरो प्लस थाइमस पढ़ा था, और सेकेंडरी में हमने पढ़ा था स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गए हैं। इसमें से आपके बहुत सारे आपने पढ़े थे कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करती है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपने टी और बी सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वहां उनका इंटरेक्शन होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी, यानी पेनक्रियाज क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड टिश्यू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। यानी ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि बर्थ के टाइम पे तो बहुत बड़ा इनका साइज रहता है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इनका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कोई एक ग्लैंड थी जो इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन में इंक्लूड थी, और वो कौन सी ग्लैंड थी? वो थी थाइमस। तो थाइमस में हमने देखा था कि जब भी जो न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न का जो थाइमस होता है वो लार्ज साइज का होता है। इसी वजह से जब भी जो न्यूबॉर्न होता है उसे बहुत सारी वैक्सीनेशन यानी टीके लगाए जाते हैं उसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें थाइमस वहाँ पे बड़ा है, और थाइमस क्या करता है, टी सेल्स के मेच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्या करता है, बी सेल्स जो होती है बी सेल्स की फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है सी यानी थाइमस। थाइमस क्या होता है, बर्थ के टाइम पे बड़े साइज का होगा और एज के साथ साथ इसका जो साइज है वो रिड्यूस यानी छोटा हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी का कम होने का रीज़न है कि जो थाइमस का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछा गया है हेमोजॉइन इज यानी यहाँ पे बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले आपके पास आता है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, नेक्स्ट है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, एंड लास्ट है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, हेमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिन है जो कहाँ से रिलीज होता है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी। सो क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है, जिसके माध्यम से आपकी जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।